गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चा आपको पता है कि आपके आज से आपके पेपर चालू हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और आप Yes, लोगों को sir. बता दूं कि संभावना ये है, हालांकि मैं उसके पहले अनाउंस नहीं करूंगा, अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जहां तक जानकारी मिल रही है, आपको भी मिल रही होगी कि 1 अगस्त से या पहले वीक में संभावना है कि स्कूल आपकी खोल दी जाए। लेकिन उसके पहले अगर माना जा रहा है कि अगर नहीं भी स्कूल खुल, तब तक आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और आपके टेस्ट भी स्कूल करवा रहा है। तो आप लोगों को मालूम है कि आपके ईआरपीएफ पर टाइम टेबल आ गया आपके पास, यस सर। और सिलेबस भी आ गया आपके पास। और आज आपके Yes, sir. कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? आज कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? इंग्लिश। और बस सर। अच्छा, और कल आपका बायोलॉजी है क्या? यस सर। और दूसरा कौन सा है? यस सर। फिजिक्स और हिंदी। ठीक है। अब बच्चों जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ईआरपीएफ पर रहेगा, आप उसे अपनी पहले नोटबुक में उतारेंगे, ठीक है, जो नोटबुक आप कर रहे हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चंस को जो सेपरेट नोटबुक आपको बताई होगी, उससे सेपरेट नोटबुक में अपना उसको काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने जैव कीटनाशक पढ़ा, मैंने उसमें पूरा का पूरा कालांश आपको दिया, एक क्लास आपको दी है। अब उसमें दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरा बता दिया कि जैव पीड़कनाशी और रासायनिक पीड़कनाशी में अगर बात हम करें तो विवेकपूर्ण कौन होते हैं? जैव होते हैं, क्योंकि वो केवल हानिकारक को मारते हैं और उनका उपयोग से फसल को, मृदा को और मवेशी को और मानवों को नुकसान नहीं होता। जबकि रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करने से आपके मृदा को, आपके प्रकृति को, आपकी फसल को, आपकी मवेशी को और मानव सबको क्या होता है? नुकसान होता है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल बता दिया आपको कि हम खेत में डीडीटी का छिड़काव करते हैं या गैमेक्सिन का करते हैं या अनाज में सेल्फोस का करते हैं या कई प्रकार की और भी साइनाइड का यूज करते हैं। तो इन सबका यूज हम जब करते हैं तो बच्चों उनका कई सालों से हम उपयोग करते आ रहे हैं और उनका उपयोग करने का साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि वर्तमान और हमारी पहले की जो जनरेशन थी उनमें और हमारे में और आने वाली जो जनरेशन होगी वो उससे प्रभावित हो रही है। ये आप समझो इस चीज को। तो कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? क्योंकि रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं, इसको पकड़ो आप, तो रासायनिक कीटनाशक अविवेकपूर्ण होते हैं, अविवेकपूर्ण, अतः उनमें विभेदन का गुण नहीं होता और वो हानिकारक के साथ साथ लाभकारी कीट को तो मारते ही हैं, बल्कि बच्चों उनका इफेक्ट भले ही थोड़ी मात्रा में, उसका इफेक्ट प्रकृति को, और प्रकृति को अगर हो रहा है तो प्रकृति के प्रत्येक घटक को, जिसमें हम भी आते हैं, तो हमें भी नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान हो सकता है कि आपको इनिशियल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करे, लेकिन धीरे धीरे साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और आप देख लीजिए आज की जनरेशन की बात हम कर सकते बच्चों कि बच्चों की जैसे आई साइड कमजोर होना, बाल सफेद होना, त्वचा का थोड़ा हल्का पीला पड़ जाना या उनमें धारियां पड़ जाना, राइट, और बच्चे का यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्टिव नहीं होना, ये कहीं ना कहीं, या ज्यादा मोटा होना या उसकी बॉडी में कई हार्ट के, लीवर की, किडनी की डिजीज होना, ये अब उन्हीं का साइड इफेक्ट है, उन्हीं का साइड इफेक्ट है जो मैं बार बार आपको कर रहा हूं। चलो ये तो आप लोग, इसीलिए इसका हम लोगों को कौन सी कृषि अपनानी चाहिए बच्चों? कार्बनिक कृषि अपनानी चाहिए। और कार्बनिक कृषि को मैं बता देता, वह कृषि या कृषि के क्षेत्र में अगर हम लोग फसल की उत्पादकता, गुणवत्ता आदि को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पीड़कनाशियों के स्थान पर जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी, जैव कीटनाशी का उपयोग करें, मतलब जीवों का उपयोग करें। और ये बात उसी पर लागू होती है बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि जहर का तोड़ जहर के पास ही है, लोहे को लोहे से ही काटते हैं, ये तो सबको मालूम होगा, ऐसी बात नहीं है। तो कॉमन सी बात यही है कि हमारी बॉडी में या हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक वो कौन है? ज्यादातर सूक्ष्म जीव है, जैसे जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, शैवाल है, खरपतवार है और टिड्डी, कीट है। तो बच्चों इनकी रोकथाम के लिए आप ऐसे सूक्ष्म जीव का प्रयोग करो ना जिनमें इनका या इनको भक्षण करने का गुण हो, राइट। जैसे मैंने बता दिया था कि काली और लाल धारी वाला जो ब्रगल, जो लेडी बर्ड है, वो आपको मालूम है कि व्याध एफिड जो होते हैं या ड्रैगन फ्लाई जो मच्छर होते हैं, उनका क्या कर लेता है? ईटिंग कर लेते हैं।
तो इससे क्या होगा कि वो लाल धारी वाला जो ब्रगल, जो लेडी बर्ड जो बताया मैंने आपको, वो हमारी फसल को नहीं बल्कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले केवल हानिकारक कीटों को भक्षण करेगा, और उसके रहने से हमारी फसल के जो लाभकारी कीट है उनको नुकसान नहीं होगा, फसल को नुकसान नहीं होगा, प्रकृति को नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है इसका जो लागत है वो भी बहुत कम आती है। तो ये मैंने बता दिया था आपको। अब आगे वाले जो बहुत लंबा ना देते हुए, जैव पीड़कनाशी मैंने आपको बता दिया था बच्चों, दो तो बता दिए थे, काली और लाल धारी वाला ब्रगल बता दिया, दूसरा बता दिया प्रश्न ये आएगा कि किन्हीं 4 या किन्हीं 3 या किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों का नाम बताओ जिसका उपयोग की जैव कीटनाशकों में किया जाता है। तो नंबर 1 आप बता दिया ब्रगल या लेडी बर्ड। दूसरा बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया बताया था। तो बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया में कौन सा जीन होता है बच्चों? बीटी। बीटी जीन से कौन सा एंजाइम या कौन सी प्रोटीन संश्लेषण होगी? बताया था क्राई प्रोटीन। वो क्राई प्रोटीन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैटरपिलर लार्वा की कोशिका में उस प्रोटीन से क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं, और वह कैटरपिलर लार्वा की कोशिका उत्तक द्रव पर भरने से नष्ट हो जाती है। तो राइट, और इसी मैंने बता दिया था कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया की बीटी जीन को संवर्धन करके उसका स्थानांतरण मक्का, बाजरा, चावल, कपास, बैंगन आदि के बीजों में करके क्या हमने ट्रांसजेनिक फसल या पुनर्योजित या कॉमन सी बात बच्चों जिसे बोल सकते जीएमओ, ओके, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ट्रांसजेनिक पादप तैयार कर लिए क्या? तो आप बोलोगे यस। और ट्रांसजेनिक क्या होता है? वे पादप जिन्हें ट्रांसजेनिक विधि से तैयार किया जाता है। और ट्रांसजेनिक विधि का जानते हो कि किसी भी सूक्ष्म जीव या पादप या जीवाणु के वांछित जीन को, वांछित यानी डिजर्व, रिक्वायर्ड जीन को निकालकर अगर हम किसी वांछित फसल या पादप के भ्रूण कोशिका में अगर उसको प्लांट कर दें तो ऐसे पादप को बोलेंगे बच्चों पुनर्योजित या जीएमओ प्लांट, या फिर बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। तो क्या ट्रांसजेनिक प्लांट हमने बना लिए? हाँ, तो उसका नाम क्या होगा? जैसे कि आप, मुझे अपेक्षा है कि तुम लोग समझ रहे होंगे सर क्या बताना चाह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ट्रांसजेनिक प्लांट। एग्जाम्पल आपके सामने होगा जैसे कि बीटी, अगर बात हम करें बीटी मक्का, ये ध्यान दो, बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी टमाटर। अब एक बार ध्यान देना बच्चों, इनमें क्या फर्क है? जो एक तो आपके बीटी मक्का का बीज है और एक आपके मक्का का बीज है। तो ये तो एक आपकी साधारण मक्का है, ये तो कौन सी मक्का? साधारण, क्योंकि इस मक्का को आप जब बोएंगे तो इस मक्का के बोने पर इस मक्का के अंदर केवल मक्का का ही डीएनए, लेकिन बीटी मक्का के अंदर किस किस का डीएनए बच्चों? बीटी मक्का में किस किस का है? मक्का का, यानी मूल डीएनए तो किसका है? मक्का, और प्लस किस जीवाणु का? बैसिलस थ्रिंजेंसिस जीवाणु की कौन सी जीन? बीटी जीन। मुझे अपेक्षा तुम समझ पा रहे होंगे। तो ट्रांसजेनिक पादप में कितने डीएनए होते हैं? कितने स्रोत डीएनए होते हैं? दो के। एक तो उस पादप का मूल डीएनए, और मूल डीएनए में हमने किसी वांछित जीन को हमने उसमें प्लांट करके एक फसल तैयार करते हैं या बीज तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक पादप। तो आप ध्यान दीजिए, बीटी मक्का, बीटी बैंगन, बीटी कपास, वो अगर हमारा बीटी बैंगन की बीज है तो बीटी बैंगन के बीज को जब हम बोएंगे तो बच्चों इसमें क्या होगा? इस फसल के अंदर खुद में ही कैटरपिलर लार्वा, कौन से? कैटरपिलर लार्वा को खत्म करने का गुण है क्या? हाँ, क्योंकि बीटी बैंगन के बीज की भ्रूण कोशिका में हमने कौन सा जीन का स्थानांतरण कर दिया? बीटी जीन का। ठीक है, तो बीटी बैंगन में या बीटी ब्रिंजल में या बीटी मेज में कितने स्रोतों के डीएनए हैं? दो, एक तो खुद का और एक बैसिलस थ्रिंजेंसिस बैक्टीरिया। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि मक्का, बैंगन, कपास, टमाटर आदि फसलों की जड़ों को, पत्तियों को, भ्रूण को कौन नष्ट करता है? कैटरपिलर लार्वा, यानी एक कैटरपिलर लार्वा कीट का वो नष्ट करता है, कीट नष्ट करता है। ठीक है, तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो खेत में हम बैसिलस थ्रिंजेंसिस बैक्टीरिया का संवर्धन करें। बताया था मैंने आपको कि जिस मृदा में मक्का, टमाटर आदि बो रहे हैं
उसमें हमें बीटी बैक्टीरिया का विकास करना चाहिए मर्दा में। ऐसा करने से क्या होगा, बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस बैक्टीरिया कौन सा प्रोटीन बनाए छोड़ेगा मर्दा में, क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन का असर क्या पड़ेगा, उस मर्दा में पाए जाने वाले कैटरपिलर जो लार्वा होंगे वो क्या होंगे, नष्ट होंगे, आपकी फसल नुकसान से बच जाएगी। जबकि हम क्या करते हैं, हम इनको रोकथाम के लिए खेत में कई प्रकार के रासायनिक कीटनाशक डालते हैं, रासायनिक डालते हैं जो खतरनाक है। तो वही मैंने बता दिया कि क्या वर्तमान समय में बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस बैक्टीरिया के संवर्धन करके, संवर्धन मतलब विकास करके, विकास जानते हो ना, क्योंकि हम जानते हैं एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया तैयार किए जा सकते हैं अगर उन्हें हम संवर्धन माध्यम और संवर्धन पोषक पदार्थ में उसकी क्या करें, विकास करें। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों, जैसे हम एक बोरी बीज से 10 बोरी अनाज प्राप्त करते हैं, क्या आयुष करते हैं ना, खेत में हम लोग एक बोरी बीज डालते हैं। यस सर। तो वही बात आप लोग क्या करते हो, एक बोरी मक्का डालते हो और 10 बोरी मक्का प्राप्त करते हो। तो आपने मक्का का क्या किया, कल्चर किया, एग्रीकल्चर किया। तो वैसे ही हम क्या बैक्टीरियाओं का भी कल्चर करके उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ। तो बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस बैक्टीरिया मानव के लिए लाभकारी है, हाँ ये कर रहे हैं ना आपके सामने। तो बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस बैक्टीरिया यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, जैव कीटनाशक, राइट। तो जैव कीटनाशक के आपके दो नाम हो गए, लाल और काली धारियों वाला ब्रगल, नंबर 2 बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस, और तीसरा मैं बताते रह गए तो उस दिन, हालांकि आपके कई बार समझ में सर बीटी मक्का क्या है, तो बोलूंगा बीटी मक्का एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसे कौन तकनीक से प्राप्त किया, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ओके बच्चों, बायो टेक्नोलॉजी तकनीक से प्राप्त फसल को हम ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। और ट्रांसजेनिक पादप में कितने स्रोतों के डीएनए होते हैं, 2। एक तो उस पादप का मूल डीएनए, जैसे बीटी मक्का, तो मैंने डीएनए किसका, मक्का का, लेकिन क्या मक्का के डीएनए में हमने क्या बीटी जीन भी डाल दिया, हाँ। तो अब इस बीटी मक्का को जब आप खेत में डालोगे, बीटी मक्का के बीज को जब खेत में आप डालोगे, तो बीटी मक्का के डीएनए में मौजूद बीटी जीन खुद क्राई प्रोटीन बनाएगा, और क्राई प्रोटीन बनाएगा तो ये फसल खुद अपने लेवल पर उस कैटरपिलर लार्वा को क्या करेगी, खत्म करेगी। अब तो आया ना। तो ट्रांसजेनिक पादप हमारे सामान्य पादप से अच्छे होते हैं क्या, हाँ, क्योंकि इनमें किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इनको क्या बना दिया बच्चों, कीट प्रतिरोधक बना दिए, यानी इनमें खुद में कीट से लड़ने की क्या डाल दी, क्षमता डाल दी। अब तो समझ जाओ, जिसे बोलते हैं कीट प्रतिरोधक फसल। ओके बच्चों, खरपतवार प्रतिरोधक फसल, ऐसी फसल जिसमें खुद में ही खरपतवार को नष्ट करने का गुण विकसित कर दिया जाता है। ठीक है, चलो ये तुम करते रहो मुझे अपेक्षा। अब आ जाओ, तीसरा जो जैव कीटनाशक जो रह गया था वो था ट्राइकोडर्मा। बच्चों याद आ रहा होगा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा कवक है, जो भी प्रकृति में किसका यूज करते हैं, जैव कीटनाशक के रूप में कार्य। और ये ट्राइकोडर्मा कवक वही है बच्चों जिसका उपयोग करके हमने यानी क्या बनाई थी, बताओ देखें, ट्राइकोडर्मा से हमने क्या बनाई थी, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन, जिसका यूज हम लोग कोलेस्ट्रॉल को, नहीं सर, रक्त का, नहीं सर, और अंग प्रत्यारोपण में, आवाज, वेरी गुड, अंग प्रत्यारोपण में, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट में हम लोग साइक्लोस्पोरिन का यूज करते हैं, और ट्राइकोडर्मा कवक का करते हैं ना। तो ट्राइकोडर्मा कवक का यूज चिकित्सा में यानी मेडिसिन में भी होता है बच्चों, किस में हो रहा है, मेडिकल सेक्टर में होता है और एग्रीकल्चर में होता है। तो ट्राइकोडर्मा कवक का यूज हम कृषि क्षेत्र में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की, खासतौर पर किसकी, आर्थ्रोपोडा, और हम जानते सारे आर्थ्रोपोडा ही होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा कीटों की रोकथाम में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा कवक का उपयोग चिकित्सा और कृषि दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में साइक्लोस्पोरिन यानी साइक्लोस्पोरिन ए नामक मेडिसिन बनाई जाए जिसका उपयोग हम अंग प्रत्यारोपण के दौरान करते हैं, और ट्राइकोडर्मा कवक का ही उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में
फसल को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा कवक अगर आपकी फसल में होगी तो आपकी फसल को कोई भी कीड़े मकोड़े, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं बच्चों, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ट्राइकोडर्मा कवक से आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, मृदा को कोई नुकसान नहीं होगा, आपके मवेशियों को नुकसान नहीं होगा, मवेशी मतलब गाय भेड़ बकरी को नुकसान नहीं होगा, और ना ही हमें को नुकसान नहीं होगा। तो बताओ ये ज्यादा बढ़िया है या डीडीटी बढ़िया है? ये ज्यादा बढ़िया, बढ़िया ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये आप देखो सही, इसका नुकसान नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी बात है ये विवेकपूर्ण है, ये केवल हानिकारक कीट को ही मारेगी, लाभकारी कीट को भी नहीं मारेगी। तो आप लिख लो ट्राइकोडर्मा कवक का उपयोग हम जैव कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो समझ आ रहा है? तो जैव कीटनाशक के रूप में आपके कितने हो गए? नंबर 1 कल मैंने बता दिया था आपको, एक ब्रगल कीट बताया था, दूसरा भी बताया मैंने आपको कौन सा जीवाणु, बीटी जीवाणु, और तीसरा कौन सा हो गया? ट्राइकोडर्मा कवक। तो ये तो कौन है बच्चों? ये तो एक कीट है। ये कौन है? जीवाणु। ये कौन है? कवक है। और तीसरा और सुन लो, बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरिया वायरस बच्चों जल्दी लिखो, अब तो नाम से पता लग रहा है। बैक्टीरिया वायरस, जो पहले बात सुनो, ये बैक्टीरिया वायरस बच्चों एक डिजीज पैदा करता है, बैक्टीरिया वायरसिस। सुन लो पहले आराम से। बैक्टीरिया वायरस एक हार्मफुल वायरस है जिससे बैक्टीरिया वायरसिस डिजीज होता है एनिमल्स में, ओके। लेकिन बैक्टीरिया वायरसिस रोग को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया वायरस का उपयोग अगर हम कृषि में करेंगे, किसमें करेंगे? कृषि में करते हैं, तो ये फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को, मच्छरों को, व्याध को, एफिड्स को क्या करता है? नष्ट करता है। तो बैक्टीरिया वायरस भी देखा जाए तो क्या हुआ? एक जैव कीटनाशक या जैव पीड़क नाशक। समझ आ रहा है बच्चों? तो जैव कीटनाशक कितने हो गया आपके सामने? ब्रगल कीट, लाल काली दारू वाला कीट, बैसिलस थ्रोन्जेंसिस बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा कवक और बैक्टीरिया वायरस। तो बैक्टीरिया वायरस, मैं फिर कह रहा हूं, बैक्टीरिया वायरस हार्मफुल है क्या? हाँ है, लेकिन किन में? जानवरों में। लेकिन इसका उपयोग भी है क्या? हाँ। क्या उपयोग में? अब कुछ जानते हैं। इसका उपयोग हम फसल में किस रूप में कर सकते हैं? जैव कीटनाशक। किसकी जगह? DDT की जगह, BSC की जगह, एल्ड्रिन की जगह, क्योंकि ये सब के सब कौन है? जहर है, रासायनिक है, और ये सब के सब कौन है? जैविक है। और जैविक जिसमें विभेद और विभेदीकरण का गुण पाया जाता है। तो लिखो बैक्टीरिया वायरस भी अपने में कौन है? जैव कीटनाशक। ठीक है, ओके बच्चों। तो प्रश्न ये, अब आपको अपनी नोटबुक मेरे सामने लिखो। अब तो पता नहीं तुम लिखते हो नहीं लिखते हो, लिखो मेरे सामने। जैव कीटनाशक या पीड़कनाशक क्या है? कोई प्रमुख जैव कीटनाशकों का नाम लिखते हुए उनका महत्व समझाइए। तो मैं तो आपके सामने। अब आ जाओ बच्चों, अगला टॉपिक हम लेके जा रहे हैं। जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइजर। बच्चों देखो, ये बहुत परसों ही मैं पढ़ा रहा था, लेकिन परसों नहीं पढ़ा पाया। अब देखो, जैव कृषि के क्षेत्र, प्रश्न ये आएगा। प्रश्न ये है, देखो, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ये बता दी मैंने आपको। व्हाइट मल उपचार भी पढ़ना बाकी है। गोबर गैस संयंत्र में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, और आप पढ़ रहे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दो प्रकार से करते हैं, एक कीटनाशकों के रूप में और एक जैव उर्वरक। और आप जानते हैं कीटनाशक अलग होते हैं, उर्वरक अलग होते हैं। तो आराम से, तो मैंने आपको जैव कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशक दोनों को समझा दिया। अब मैं पढ़ा रहा हूं कि कृषि के क्षेत्र में हम रासायनिक कीटनाशक, पीड़कनाशक, जीवाणुनाशक के साथ साथ फसल और मृदा की उपजाऊ क्षमता को, नमी को बढ़ाने के लिए और मृदा में खनिज तत्वों की मात्रा को बनाए रखने के लिए हम बच्चों किसका उपयोग करते हैं? आराम सुनो, आराम से। उर्वरक का करते हैं। उर्वरक, और उर्वरक का अर्थ आप जानते हो,
फर्टिलाइजर। अब देखो इसका हिंदी में फर्टिलाइजर पहले समझो, और ये फर्टिलाइजर एक्चुअली में क्या होते हैं बच्चों, रासायनिक होते हैं, रासायनिक होते हैं यानी केमिकल होते हैं। एक ही समझो। अब जो उर्वरक का मतलब क्या है, उर्वरक मतलब उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने वाला, फर्टिलाइजर फर्टाइल। और 4th चैप्टर में मैंने वर्ड लिखा था, अगर आपको याद हो तो, इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी याद है, बंध्यता याद है ना। तो एक तो होता है फर्टाइल, फर्टाइल कौन, वे जीव जो संतान उत्पन्न कर सके, जिनमें जनन क्षमता होती है, फर्टाइल फर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी का, इनफर्टिलिटी मतलब जो संतान पैदा नहीं कर सके। तो वैसे ये गुण मर्दा में भी है, वह मर्दा जो उपजाऊ है, मतलब जिसकी उर्वर क्षमता अच्छी है, तो उसे बोलते उपजाऊ में सॉरी उपजाऊ बोलते हैं, फर्टाइल मर्दा बोलते हैं, फर्टाइल सोइल, जैसे दोमट मिट्टी। एक आपने सुना होगा आप लोगों ने, बंजर सुना ना बच्चों, बंजर। तो बंजर का अर्थ क्या है, वह मृदा जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा कम है, जल धारण क्षमता कम है, नमी कम है, और ऐसी मृदा को, ऐसी मिट्टी को आप बोलते बच्चों इन फर्टाइल सोइल। ओके, मतलब बंजर। तो वही बात यहां पर है। तो उर्वरक कौन है, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग, या वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को और नमी को बढ़ाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। लेकिन ये उर्वरक रासायनिक होते हैं, इनका ज्यादा उपयोग करने से बच्चों, इनका अधिक उपयोग करने से, मैं एक नाम लिख के खत्म करूंगा फिर आगे बढ़ता हूं। उर्वरक में आप जानते हैं, और उर्वरक उसे बोलते हैं जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, मृदा में खनिज तत्वों की पूर्ति करते हैं, खासतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ओके, मैग्नीशियम आदि यानी बोरान, यानी आदि तत्वों की पूर्ति करें आराम से। तो आप लेकिन ये सभी मैन मेडेड होते हैं और केमिकल होते हैं, राइट। तो ये जो अब मैं एक नाम आपको सामने लिखूंगा, जो आप लोग तुरंत मेरे सामने लिख दोगे, जैसे यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड और NH2, ये यूरिया है। अब यूरिया का यूज हम किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ऐसे में जो उर्वरक जिस तत्व की पूर्ति करता है, या जिस तत्व की मृदा में पूर्ति करता है या छोड़ता है, उस उर्वरक को उसी तत्व के नाम से बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, कैल्शियम उर्वरक। सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो बच्चों। लेकिन हम यूरिया सब जानते हैं। यूरिया एक वो उर्वरक है जो मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करवाता है, ओके। और मैं बार बार 1000 बार बोल रहा हूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन ये नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर होती है, गैस फॉर्म में होती है, तत्व फॉर्म, एलिमेंट फॉर्म में होती है। अतः कोई भी पादप नाइट्रोजन को वायुमंडल से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। अतः कोई पादप नाइट्रोजन कहां से पूर्ति करेगा, मृदा से। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन पहले कहां जाएगी बच्चों, मृदा में जाए। सुन खैर मैं थोड़ा ज्यादा बताता हूं आप लोगों को। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में पहुंचाने की तकनीक को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और यूरिया बनाने का तकनीक अपने आप में एक वही प्रोसेस, क्योंकि यूरिया भी हम लोग इसी तकनीक बनाते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का यूज करके पहले हम लोग अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, अमोनियम। अमोनियम की क्रिया यू कह सकते हैं नाइट्रोजन से क्रिया करवा के फिर क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। तो यूरिया बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन प्रयोग कर रहे हैं। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को पादप एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। पादप नाइट्रोजन को कहां से एब्जॉर्ब करेगा, बाई या यू फ्रॉम सोइल से करेगा, और बाई रूट करेगा, जड़ द्वारा करेगा। लेकिन किस रूप में करेगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम के रूप में करेगा। इसको पक्का कर लो। और आप जानते हो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषी यौगिकों में बदलने की क्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या नाइट्रोजन फिक्सिंग, या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। कभी पढ़ा हो तो 9th क्लास में, थोड़ा अगर याद आ रहा हो तो आप ये ध्यान दें। लेकिन यूरिया या उर्वरक कौन है, रासायनिक है। इनका उपयोग करने से क्या नुकसान है ये मैं बता रहा हूं। इनका अधिक उपयोग करने से क्या होगा, मृदा की जो नेचुरल क्वालिटी है वो खत्म होगी। क्योंकि प्रत्येक फसल मृदा से कुछ तत्व लेती है, ये ध्यान देना। प्रत्येक फसल मृदा से कुछ तत्व लेती है और कुछ तत्व छोड़ती है। इसीलिए हम मृदा में या खेत में फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, जिसे फसल चक्कर कहते हैं। ये भी कभी सुना हो तो हमने, फसल चक्कर करते हैं। जैसे हम लोग एक फसल को काटा, क्या तुम बाजरा काट के बाजरा बोते हो क्या,
ऐसा नहीं नो सर। तो साल में हम लोग फसलों को No, बदल sir. बदल के क्यों बोते हैं? क्योंकि किसान को या वैज्ञानिक को इसका पता है, क्योंकि प्रत्येक फसल पर एक निश्चित उपयोगी कीट पाए जाते हैं। अब एक दूसरा, प्रत्येक फसल मृदा से कुछ तत्व लेती है, कुछ छोड़ती है। नंबर 3, प्रत्येक फसल के लिए निश्चित क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता, प्रकाश की, धूप की आवश्यकता। हम जानते हैं कि 12 महीने में हमारे यहाँ 6 सीजन चेंज होते हैं, तो हम सीजन के अनुसार, जल की उपलब्धता के अनुसार और मार्केट में उस फसल के उत्पाद की डिमांड को देखकर हम फसल को चुनते हैं और उसी को बोलते हैं फसल चक्र यानी क्रॉप साइकिल। और इसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि अगर हम एक फसल को काट कर उसी फसल को फिर बो दे, फिर बो दे, फिर बो दे, तो मृदा में क्या होगा बच्चों? उन तत्वों की कमी हो जाएगी जिन तत्वों को वो फसल रेगुलर लेगी। इसलिए मृदा में क्या हो जाएगा, या पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा, और असंतुलन होने से पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम फसलों को बदल बदल बोते हैं। तो अगर हम लोग रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करेंगे तो मृदा का जो नेचुरल गुण है, नेचर जो है, स्वाभाविक गुण है, वो खत्म हो जाएगा और आपकी फसल के तत्काल गुण तो अच्छे मिलेंगे आपको। जो यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट का यूज क्यों करते हैं हम लोग, कंपोस्ट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इनका उपयोग करने से पिछले 50 साल में देखो आप, आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ा ली। लेकिन बच्चों, उत्पादकता के साथ साथ हमारी फसल और अनाज की गुणवत्ता और क्वालिटी और पौष्टिकता क्या हो रही है? कम हो रही है। अब समझ पा रहे हैं? हम यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट कीटनाशक का उपयोग करके हमारे उत्पादन को कई गुना बढ़ा लिया। जहां हमारे गेहूं का उत्पादन कई मिलियन टन हुआ करता था, आज हमने उसको 50, 60 यानी 100 मिलियन टन से ऊपर पहुंचा दिया। वो अलग बात है, हरित क्रांति का उपयोग हम लोग, लेकिन उसका खामियाजा ना किस रूप में उठाना पड़ रहा है? दूरगामी परिणामों का। जैसे लगातार यूरिया, डीएपी आदि का प्रयोग करने से क्या मृदा में खनिज तत्वों की कमी हो रही है? नंबर 2, मृदा में नमी को रोकने की क्षमता कम हो रही है, मृदा के स्वाभाविक गुण नष्ट हो रहे हैं, और साथ ही फसल के उत्पाद के गुणवत्ता और पौष्टिकता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हो रहा है कि आज जो फसल हम खा रहे हैं, इस फसल को हम लोग कई सालों से बोते आ रहे हैं, और कई सालों से हमारे पूर्वज, हमारे जो दादाजी हुआ करते थे, वो यूरिया का प्रयोग करते आ रहे हैं, और हमारे पिता भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि हमें जो फसल या गेहूं, जो मक्का, बाजरा, फल फ्रूट जो मिल रहे हैं, वो रासायनिक मिल रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट भी डीडीटी आदि की तरह कौन है? अनअपघटित पदार्थ है, जो कुछ मात्रा में हमारी मृदा और फसल में इकट्ठा हो जा रहा है। और आज जो भी हम जो भी अनाज खा रहे हैं, वो सारा का सारा कैसे खा रहे हैं बच्चों? केमिकल खा रहे हैं। तो कई बार सुना होगा कि आजकल की जनरेशन को ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा पैशंस उनमें कम हो गया। और रीजन क्या होता है? क्योंकि हम सभी बोलते हैं, कई बोलते हैं कि हम लोग फसल के रूप में क्या करें? यूरिया खा रहे हैं, डीएपी खा रहे हैं, फॉस्फेट खा रहे हैं, और ये सबके सब कौन है? केमिकल पदार्थ है। और इन केमिकल पदार्थों का उपयोग ज्यादा करने से, हालांकि आपको पता नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया खा रहे हैं, डीएपी खा रहे हैं, फॉस्फेट खा रहे हैं, डीडीटी खा रहे हैं, जिसका नतीजा हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है, और हमारी बॉडी के अंदर बच्चों ज्यादा उत्तेजना आना, ज्यादा डेवलपमेंट होना, समय से पूर्व बड़े हो जाना, गुस्सा आना, ये सारे गुण आने का मेन कारण क्या है? इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग। तो लंबा ना जाते हुए मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। रासायनिक उर्वरक क्या होंगे? वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। लेकिन इनका अधिक उपयोग करने से मृदा, प्रकृति, फसल, मवेशी आदि को नुकसान पहुंच रहा है। इनकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? जैव का। अब आ जाओ, जैव क्या होंगे? बहुत, अब बच्चों समझ आ रहा है यहां तक? बच्चों यहां तक समझ आ रहा है? Yes, क्या sir. क्या मैं ही बोले जा रहा हूँ? यस सर। मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप लोग? यस सर। आप 1-2 बच्चे वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग। यस सर। ओके, प्रेरणा, Yes, sir. अनुष्का, ठीक है। अब ध्यान दो, वीडियो को चालू कर सकते 2-3 बच्चे। हाँ, अब बच्चों तो जैव उर्वरक की परिभाषा लिखेंगे। रासायनिक मैंने बता दी, पूरा रासायनिक अर्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है? वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को, नमी को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। अब फिर तुमने कहा सर ये बढ़ाते हैं तो फिर अच्छे हुए, तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन बच्चों इनका तत्काल प्रभाव तो अच्छा है, लेकिन दूरगामी प्रभाव, आप सोचिए यूरिया का प्रभाव जो 40 साल पहले किया करते थे, उसका नतीजा जिस जमीन में उपजाऊ क्षमता 40 साल पहले हुआ करती थी, वो जमीन आज धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अब आप इसका अंदाजा लगा लो। तो देखो 40 साल में
जो जमीन आपकी बिल्कुल उपजाऊ हुआ करती थी, पौष्टिक हुआ करती थी, राइट, जो कम जल की मात्रा में भी फसल को अच्छी ग्रोथ करती थी, आज उस मृदा में ये सारे गुण धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और नतीजा आपके सामने, आज आपने 40 साल के उपयोग का नतीजा आप लोगों में, हमारे में दिखाई दे रहा है। और वो दिखाई दे रहा है बच्चों, समय से पहले हमारी बॉडी में चेंज आना, किशोर अवस्था में ही युवा अवस्था के गुण आना, युवा अवस्था में प्रौढ़ अवस्था के गुण आना, प्रौढ़ अवस्था में वृद्धावस्था गुण। पहले वृद्धावस्था हम 60 साल के बाद मानते थे, आदमी को रिटायर 60 साल के बाद करते थे। आज 40-45 साल के अंदर ही बच्चों आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एजिंग, समझ में एजिंग गुण आने लगते हैं। और वो सब किसी वजह से हमारे खान पान में जरूरत से ज्यादा रासायनिक और केमिकल पदार्थों का उपयोग, जो मैं आपको साफ शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप जैव उर्वरक की परीक्षा लिखेंगे। अब जैव क्या होंगे बच्चों? प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव, यानी साफ दिख रहे हैं जैव। जैव कौन? जीव। तो प्रकृति में पाए जाने वाले मिसाल लिखो बच्चों, वे सूक्ष्म जीव, वही मैं कह रहा हूं। और हम जानते हैं क्या सूक्ष्म जीवों का यूज हम खेती में भी करते हैं, किस रूप में? उर्वरक के रूप में, राइट। तो जैव उर्वरक क्या होंगे? प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को, नमी क्षमता को और खनिज तत्वों की पूर्ति को बनाए रखने का काम करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब ये जैव उर्वरक के रूप में कौन हो सकते हैं बच्चों? मैं फिर कह रहा हूं, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव, यानी वे माइक्रोब्स, वे माइक्रोब्स जो हमारे मृदा की उपजाऊ क्षमता को, फर्टाइल क्षमता को बढ़ाकर, नमी को बनाए रखकर और मृदा में खनिज तत्वों की पूर्ति करते हैं, या मृदा या फसल को। देखो खनिज तत्व किसको प्राप्त होंगे? मृदा को। और मृदा से कौन एब्जॉर्ब करेगा? फसल। कॉमन सी बात है। तो और आप जानते हैं कि हर पादप, प्रत्येक पादप को अपनी स्वस्थ वृद्धि के लिए कुल कितने तत्व चाहिए बच्चों? 18, जिनमें से 13 तत्व तो मृदा कहां से प्राप्त करती मालूम है क्या? फ्रॉम सॉइल, मृदा से 13 तत्व। यानी हमारे किसी फसल की संपूर्ण स्वस्थ वृद्धि के लिए 18 एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। और सभी तत्वों को फसल उनके आयनिक या हमेशा उनके आयनों के रूप में ही एब्जॉर्ब करती है। ये ध्यान से सुनोगे। जिनमें से 13 तत्वों की पूर्ति तो पादप कहां से करता है? मृदा से करता है। और बाकी पूर्ति कहां से करता है बच्चों? वो जल से और वायु से करता है। तो जल और वायु से कितने तत्व की पूर्ति करता है पादप? 5 की। और 13 की कहां से? मृदा से। अब तो समझ में आ रहा है ना?